नमस्कार दोस्तों, ज्ञानगुण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क के जो गवर्न करते हैं ट्रेड यूनियंस के बारे में। आपने ट्रेड यूनियंस के बारे में अपने इंडिया में बहुत बार सुना होगा, काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस के बारे में, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क जो ट्रेड यूनियंस के बारे में बात करते हैं और ट्रेड यूनियंस को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन है और कौन कौन सा लेबर लॉस है जो ट्रेड यूनियन के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे कुछ लेबर कोड्स के बारे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है और ये अभी चल रहा है फिलहाल जब तक के लिए इंडस्ट्रियल सिविल कोड 2020 में जब तक चेंजेस और उसमें रूल्स ये नोटिफाई नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक उसमें रूल्स नहीं आ जाता तब तक ये चल रहा है। और जब उसका रूल्स आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जब इसमें रूल्स आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है, जब इसमें रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तब ये वाला जो एक्ट है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये रिप्लेस हो जाएगा और बोलेंगे सब्स्यूम हो जाएगा उस एक्ट में, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि ये अभी भी लागू है, ये अभी भी करंटली एप्लीकेबल है। ओके, तो डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल लॉ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन 7 मेंबर्स लगेंगे टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, 7 मेंबर्स। उसके बाद अगर किसी इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा या 100 से कम इतने वर्कर्स अगर हैं, ठीक है, 100 या 100 से ज़्यादा अगर वर्कर्स है, वहाँ पे ये वाला एक्ट लागू होगा। एटलीस्ट 100, ठीक है, या फिर 10%, ये जितने भी हो, बट 100 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, 100 वर्कर, विच एवर इज लेस। राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, क्या क्या राइट्स इनको मिलेंगे। लीगल स्टेटस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, लीगल स्टेटस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, एक होता है ना कॉमन सील, जैसे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील है वैसे कॉमन सील इनको रहेगा। ओके, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि हमारा ट्रेड यूनियंस है, हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि बिकॉज बिना ओनर के इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, बट फिर भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में डील कर सकते हैं। इनको पूछे बिना कोई कंपनी जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस रहता है ना उसकी भी चलती है कि हमारे जो ट्रेड यूनियंस के जो लीडर है वो डिस्कस करता है कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, ये सब बारे में बात करते हैं। ओके, सो उस लॉ में बेसिकली मेंशन है इम्यूनिटी टू द ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस को क्या इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स रिलेटेड टू टॉर्चरस एक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्राइक्स एंड एजिटेशन एज लॉन्ग एज एक्ट आर पीसफुल। देखिए यहाँ पे जब पीसफुल एक्ट, अगर पीसफुल स्ट्राइक या पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, तब आपके ऊपर अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयर या कंपनी का मालिक टॉर्चर कर रहा है या कोई धमकी दे रहा है, दादागिरी कर रहा है कि अगर तुमने हड़ताल नहीं हटाया तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे, तो इसके लिए इम्यूनिटी मिलता है उन्हें कि वो पीसफुल स्ट्राइक कर सकते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि ट्रेड यूनियन को फंड्स कहाँ से मिलता है। ट्रेड यूनियन को पॉलिटिकल फंड्स भी मिलते हैं, ट्रेड यूनियंस को पॉलिटिकल फंड्स भी मिलते हैं। एग्जांपल, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज, एजुकेशन एंड वेलफेयर। वेलफेयर कौन सा, अगर इन केस वर्कर्स को डैमेज होता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ से इनको जो रहता है फंड, वहाँ से इनको ठीक कराया जाता है। अगर फंड नहीं है तो कंपनीज का, जो कंपनी का रहता है कॉम्पनसेशन एक्ट, वहाँ से इसको आता है फंड। ओके, ये हुआ। ऑफिस बियरर, एटलीस्ट 50% ऑफिस बियरर मस्ट बी फ्रॉम वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यूनियन। नोटिस फॉर चेंज, एनी चेंज इन द नेम रूल्स मस्ट बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, अ यूनियन ऑफ 7 फैक्ट्री वर्कर्स कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अ यूनियन ऑफ 7 मेंबर इन अ फैक्ट्री, 7 मेंबर इन अ फैक्ट्री वर्कर कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे हमने पहले बात किया था। ओके,
If workers march peacefully and block a gate, the union cannot be sued in torts civil immunity. ठीक है, मतलब जब तक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक जो ट्रेड यूनियन लीडर है उसे कोई हानि नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट जब तक है, मतलब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कर सकते हैं. A union cannot use funds of political campaign unless specified in the rules. ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन से इस वाले लॉ के बारे में, कि जब इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है, जब इसमें लॉ आ जाएंगे, रूल्स बन जाएंगे, ठीक है, इसमें जब रूल्स बन जाएंगे तब वो वाला एक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अपना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिप्लेस हो जाएगा. ओके, सो बात करते हैं. Once notified, ये वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, once notified, it will subsume Trade Union Act 1926, Industrial Employment Standing Order Act 1946, Industrial Dispute Act 1947, key provisions related to trade unions, recognition of trade union, introduction of the concept of negotiation, trade union negotiating council. मतलब इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन, नेगोशिएटिंग काउंसिल, मतलब कोई भी डील के लिए जो यूनियन लीडर रहेगा वो नेगोशिएट करेगा. ठीक है, उसके लिए यूनियन विथ 51% मेंबरशिप बिकम सोल नेगोशिएटिंग यूनियन. मतलब यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की बात की जा रही है, ट्रेड यूनियन की बात की जा रही है कि जितने भी, फॉर एग्जांपल हम इलेक्शन करते हैं ना, पॉलिटिकल इलेक्शन, 50% प्लस 1 मेजोरिटी हो गया, इसमें से अगर जिसको भी आता है वो पार्टी जीत जाता है. तो जिसको भी 51% वोट है वो ट्रेड यूनियन यूनियन लीडर बन गया. ठीक है, सो वही नेगोशिएटिंग, इफ नो यूनियन क्रॉसेस 51% देन नेगोशिएटिंग काउंसिल इज फॉर्म प्रोपोर्शनली, मतलब जो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है वो बन जाता है. ओके, सो अब बात करते हैं डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के बारे में, कि जो अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड 2020 है इसमें डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कैसे होगा. कंसिलिएशन ऑफिसर्स रहेंगे इसमें, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स रहेंगे, ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल अपना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323B में मेंशन है. ओके, और ये कब आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था. कब आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था. ओके, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स रेगुलेशन. यहाँ पे ये है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन लीडर है उसको 14 डेज से पहले जो एम्प्लॉयर है या फिर ओनर है उसको बोलना पड़ेगा कि हम आपको 14 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए वरना हम हड़ताल करेंगे. पीसफुल प्रोटेस्ट बिफोर स्ट्राइक लॉकआउट. लॉकआउट पता है ना, यहाँ पे मतलब देखिए लॉकआउट जो है वो अपना एम्प्लॉयर कराता है. ठीक है, कुछ समय के लिए कंपनी बंद कर देता है. ठीक है, अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो कुछ ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो कुछ समय के लिए लॉकआउट्स कर देते हैं. आप इससे रिलेटेड एक मूवी देखिए, लाडला, अनिल कपूर की है, उसमें आपको लॉकआउट्स, स्ट्राइक इसके बारे में पता चलेगा. ठीक है, लेकिन ध्यान से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है. ठीक है, यूटिलिटी सर्विसेज, स्टैंडिंग कोड ऑर्डर, एप्लीकेशन टू एस्टेब्लिशमेंट विथ 300 वर्कर्स. ये यहाँ पे न्यू है. हमने पहले ये बात किया था कि पहले कोई भी यूनियन लीडर बनाने के लिए किसी भी कंपनी में कम से कम 100 वर्कर्स होने चाहिए, है कि नहीं, कम से कम 100 वर्कर. लेकिन अभी इसको अपडेट करके 300 वर्कर का कर दिया गया किसी भी कंपनी में ट्रेड यूनियन बनाने के लिए. ठीक है, अभी 300 वर्कर्स का रहता है, कम से कम 300 वर्कर चाहिए, अदरवाइज ट्रेड यूनियंस नहीं बनेगा वहाँ पे. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ट्रेड यूनियंस के बारे में. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है. ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19. उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी लिखा हुआ है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 43A में लिखा हुआ है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, 19 क्लॉज 1 क्लॉज C, और 19 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्शंस. ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट. उसके बाद आर्टिकल 38, 39, 41, 43 ये सब में भी लिखा हुआ है.
आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, राइट टू वर्क के बारे में। ओके, सोशल जस्टिस, फेयर वेजेस एंड वर्कर्स वेलफेयर, और आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 में मिल जाएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपको आर्टिकल 39 में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 करंटली स्टिल एक्टिव until the code is notified। कौन सा कोड? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड 2020, ठीक है। रिलेवेंट प्रोविजंस अफेक्टिंग ट्रेड यूनियंस, कौन कौन से प्रोविजंस है? रिकग्नाइजिंग यूनियंस इन द कंसिलिएशन, यूनियंस कैन रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अथॉरिटीज, वर्क कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, ये सब का जरूरत होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ यूनियन कैन फाइल अ डिस्प्यूट अबाउट इलीगल टर्मिनेशन ऑफ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 19। अगर किसी भी वर्कर को विदाउट नोटिफिकेशन इस कंपनी से इस कंपनी ट्रांसफर किया जा रहा है, आपने लाडला मूवी देखा होगा कि कैसे बोलता है वो अपने वर्कर्स को जो ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, किसको? रवीना टंडन को ट्रांसफ़र करने वाले थे ना दूसरी कंपनी में, तो बोलता है गोली मार दूंगा वो पेपर मुझे दो, ट्रांसफ़र वाला पेपर मुझे दो, ठीक है। ये इस मूवी में बताया गया, तो उसी के बारे में डिस्कस किया है। अ यूनियन कैन फाइल डिस्प्यूट अबाउट इलीगल टर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, ट्रेड यूनियन सेंट्रल रेगुलेशन 1938, रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, फाइनल यहाँ पे मेंशन क्या है? रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, अकाउंट ऑडिट एंड रजिस्ट्रार पावर, ठीक है, ये सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट लॉ, ये सारे लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हमने ऑलरेडी मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सो लास्ट आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था ना, तब बहुत सारे लेबर्स का राइट का हनन हुआ था, बहुत सारे लेबर्स का जो राइट्स था उनको छीना गया था, तो इसीलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था। और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से बना था। कहाँ है? यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग आया है इसका मतलब ट्रेड यूनियन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ट्रेड यूनियंस के बारे में बात हो रहा है। इंडिया रेटिफाइड कन्वेंशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कहाँ पे मेंशन है अपने आर्टिकल में? 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। ओके, लेबर राइट्स के बारे में, हाउएवर इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड कन्वेंशन 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हमारे आर्टिकल में ऑलरेडी मेंशन है, बट इसने कुछ और एक्सट्रीम दिए हुए थे जो हमारे इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया। कन्वेंशन 98 राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसका अगर हम इसको रेटिफाई करते हैं तो हमें आईएलओ का जो भी है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी लॉ है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने आज ट्रेड यूनियन के बारे में बात किया।